हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कुछ देखते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमको क्वेश्चन लगा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो इसमें नंबर 1 है अपभ्रंश, दूसरा है देशकाल बोलचाल की रचनाएं जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश, दूसरा है देश भाषा। अपभ्रंश, दूसरा देश भाषा जिसको बोलचाल की भाषा कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। नंबर 1 देखते हैं अपभ्रंश की रचनाओं में देखते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, फिर नंबर 3 है कीर्तिलता और फिर नंबर 4 कीर्ति पताका। मतलब अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाओं को रखा है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर दूसरा देखते हैं देश भाषा काव्य की रचनाएं। इसमें है खुमार रासो, बीसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, फिर नंबर 6 है परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है आलाखंड, फिर खुसरो की पहेलियाँ, फिर नंबर 8 है विद्यापति की पदावली। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र की पुस्तक जो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। व्याकरण की एक पुस्तक है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। फिर हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका व्याकरण जो है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम मिलते हैं जैसे कुमारपाल चरित्र है, योगशास्त्र है, फिर देखते हैं योगशास्त्र, फिर प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। फिर देखते हैं हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयस्त्र काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। सोमप्रभु सूर गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभु सूर जो है गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1292 ईस्वी में विक्रमी संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूर ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत नाम का एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। फिर देखते हैं जैनाचार्य मतुरंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। फिर देखते हैं प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे जो है मालवा के नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए हैं। फिर देखते हैं प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काल को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश काल से ही दोहा का शुरुआत
दोहा की शुरुआत मानी जाती है। फिर देखते हैं, लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। फिर प्राकृत पेंगल में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत को अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की भी रचना की गई है।